नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार सर। मैं उत्तर प्रदेश सरकार में पीसीएस से सिलेक्टेड हूं। यूपी एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम 2025 की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। अब इसके बाद कट ऑफ क्या रहेगी, इस पर बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो पेपर था, पेपर कैसा था, ना तो बहुत ज़्यादा इजी था और ना ही बहुत ज़्यादा टफ था। तो पेपर था मॉडरेट। तो पेपर मॉडरेट था, लेकिन इसमें ऑप्शन के कारण, ऑप्शन कैसे थे, कुछ स्टेटमेंट वाले ऑप्शन थे, ठीक है, जो कंफ्यूजिंग थे, जिसमें नहीं अधिकतर दिया हुआ था, ठीक है। उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के कुछ ऑप्शन क्या हुए, तो कुछ ऑप्शन गलत भी हुए हैं, ठीक है। जिसके कारण अब कट ऑफ में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। जैसे पहले हमने आइडिया लगाया था, जो कट ऑफ रहेगी 87 प्लस माइनस 2 रहेगी, लेकिन अब ऑफिशियल आंसर की आने के बाद बहुत सारे लोगों की कुछ कुछ ऑप्शन गलत भी रहे हैं। तो ऐसे में क्या, कट ऑफ में भी वेरिएशन आए। जो कट ऑफ है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ द सीट कितनी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ द सीट लगभग 700 है, ठीक है। तो कितनी भी ज़्यादा जाएगी, जो कट ऑफ है वो ज़्यादा से ज़्यादा 86 प्लस माइनस 2 कर लेते हैं हम। तो 86 प्लस माइनस 2 तो ये तो होगी जनरल और ओबीसी वालों के लिए। किसके लिए? जनरल और ओबीसी वालों के लिए। इसी क्रम में जैसे एससी है या एसटी है या महिला है, ठीक है, उनके लिए क्या हो जाएगी, थोड़ी और कम हो जाएगी। कहने का अर्थ है, जिनके भी क्वेश्चन है वो 86 प्लस माइनस 2 बन रहे हैं, ठीक है, या तो 84 या 84 से 88 के बीच बन रहे हैं, वो क्या कर दे, तुरंत अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दे। अभी से मेंस की तैयारी करके चलोगे तो तब जाके एग्जाम तक आते आते आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी। इसी क्रम में हमने भी यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करना शुरू कर दिया है। जैसे यहाँ पर है यूपी पीसीएस का जीएस 1 का मेंस पेपर 2024 का हम डिस्कस कर रहे हैं अब। जैसे इसमें जीएस 1 का पहला क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत का परिचय दीजिए। ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो में मिल जाएगा। आज हम करेंगे स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत के समक्ष चुनौतियों का लेखा जोखा प्रस्तुत कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है दूसरा, क्योंकि हम पहला तो डिस्कस कर चुके हैं। ये हम क्या करें, 2024 का जीएस 1 का मेंस का पेपर डिस्कस करें, उसी का ये दूसरा क्वेश्चन है। क्या है? स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत के समक्ष चुनौतियों का लेखा जोखा प्रस्तुत कीजिए। जैसे किसी भी पिक्चर में कोई हीरो रहता है और पूरी मूवी उसके इर्द गिर्द चलती है, इसी तरह से क्वेश्चन में भी कोई ना कोई हीरो रहता है, अर्थात क्वेश्चन में भी कोई ना कोई मुख्य कीवर्ड रहता है। अब इस क्वेश्चन में हम मुख्य कीवर्ड देख लेते हैं, क्या है हमारा मुख्य कीवर्ड। तो इसमें मुख्य कीवर्ड क्या है हमारा, चुनौतियां। किसके समक्ष? भारत के समक्ष चुनौतियां हैं। किस काल की है? स्वतंत्रता के तुरंत बाद की, ठीक है। क्या करना है हमें इसमें, इसका लेखा जोखा प्रस्तुत करना है, यानी कि भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां थी उसकी व्याख्या करनी है, उसको डिटेल में बताना है हमें, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अर्थात ये क्या है, खंड 1 से है ये। एक का मतलब क्या है, यहाँ पे 8 नंबर रहते हैं, तो 8 नंबर का रहता है। और वर्ड कितने रहते हैं, 125 शब्द रहते हैं। तो 125 शब्द में हमें इसको बताना है, ठीक है जी। इस क्वेश्चन को हम पहले तो पूरा डिटेल में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये क्या है, हमारी भूमिका है। तो ये हमारी क्या है, ये भूमिका है हमारी। फिर उसके बाद चुनौतियां देखेंगे, राजनीतिक चुनौतियां हो गई, सामाजिक चुनौतियां हो गई, ठीक है। फिर आर्थिक चुनौतियां है, फिर प्रशासनिक चुनौतियां है, फिर विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की चुनौतियां है। फिर ये निष्कर्ष हो जाएगा यहाँ तक। फिर उसके बाद सिनॉप्सिस देखेंगे। तो सिनॉप्सिस के बाद ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब इसको डिटेल में कर लेते हैं इस क्वेश्चन को हम। इस क्वेश्चन का हीरो क्या है, भारत के समक्ष चुनौतियां स्वतंत्रता के तुरंत बाद, ठीक है। ये मुख्य कीवर्ड है इसका। तो भूमिका है, पहले भाग में क्या है, हमारी भूमिका है। तो भूमिका देखते हैं क्या लिखी है। हालांकि भूमिका अलग अलग लिख सकते हैं, यहाँ इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। 15 अगस्त को भारत ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की, परंतु स्वतंत्रता के साथ देश को अनेक गंभीर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नवगठित राष्ट्र के समक्ष एक कठिन कार्य था कि वह एकता, अस्थायित्व और विकास की दिशा में आगे बढ़ सके। तो हमने भूमिका में बता दिया, भारत के समक्ष जो चुनौतियां है उसका लेखा जोखा हमने शुरू में ही इंट्रो में दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं मुख्य भाग पर। ये क्या है, हमारा मुख्य भाग है, ठीक है। तो मुख्य भाग है ये। फिर उसके बाद निष्कर्ष देख लेंगे, उत्तर पूरा हो जाएगा। तो मुख्य भाग में क्या है, पहला राजनीतिक चुनौतियां देख ली हमने। यहाँ पे हम हेडिंग बना लेंगे। यहाँ पे हम क्या हेडिंग बना सकते हैं कि भारत के समक्ष मुख्य चुनौतियां,
ठीक है। तो भारत के समक्ष मुख्य चुनौतियाँ, ये हमारा हो जाएगी, हेडिंग हो जाएगी ये हमारी। ठीक है। पहले देखते हैं इसमें क्या है, राजनीतिक चुनौती। राजनीतिक चुनौतियों में उप चुनौती क्या है हमारी, तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता की चुनौती है, संविधान निर्माण की चुनौती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना है। तो भारत में क्या था, जब भारत आजाद हुआ तो भारत में लगभग 562 रियासतें थी। इसको वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, भारत के झंडे तले सबको लेके आए थे। तो भारत में लगभग 562 रियासतें थी, जिन्हें भारत संघ में सम्मिलित करना एक बड़ा कार्य था। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन के प्रयासों से ये संभव हो पाया हमारा। तो पहला हमारा क्या होगा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की चुनौती। ठीक है, राजनीतिक चुनौती की उप चुनौती है। अब हम देखते हैं दूसरी चुनौती क्या थी, संविधान निर्माण की। उस टाइम पे संविधान का भी तो निर्माण हो रहा था। तो स्वतंत्रता के शासन के लिए लोकतांत्रिक, समावेशी, न्यायपूर्ण संविधान बनाना आवश्यक था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा ने यह कार्य 1949 में पूरा किया। संविधान कब बन के तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। राजनीतिक चुनौती में ही तीसरी चुनौती क्या थी हमारी, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती थी। लोकतंत्र की जड़ें जमाना, चुनाव प्रणाली विकसित करना और नागरिकों में लोकतांत्रिक सरकार, ये क्या है हमारा, लोकतांत्रिक, ये संस्कार ही है कि नागरिकों में लोकतांत्रिक संस्कार पैदा करना बड़ी चुनौती थी। भारत में पहला चुनाव कब हुआ था, 1951 में हुआ था। ये पहला लोकसभा का चुनाव था 1951 का। अब दूसरी चुनौती देखते हैं। दूसरी चुनौती क्या है हमारी, सामाजिक चुनौती। इसमें कौन कौन सी उप चुनौती आ जाएगी, सांप्रदायिक हिंसा और शरणार्थी समस्या। हुआ क्या था, जैसे भारत आजाद हुआ लेकिन सांप्रदायिक दंगे भी उस टाइम पे हो रहे थे। ठीक है, दोनों तरफ से लोग क्या हो रहे थे, विस्थापित हो रहे थे। तो विभाजन के कारण लाखों लोगों का विस्थापन हुआ, सांप्रदायिक दंगे भड़के, शरणार्थियों के पुनर्वास, रोजगार और सुरक्षा की व्यवस्था करना करना कठिन है। जब भी दंगे होते हैं तो लोग इधर से उधर जाते हैं और शरणार्थी बनते हैं। तो ऐसे में उनके लिए पुनर्वास की समस्या, रोजगार की समस्या और सुरक्षा की समस्या खड़ी हो गई थी। भारत में आप तो जानते ही है, जातिवाद है, अस्पृश्यता की भावना थी और लैंगिक असमानता भी थी। तो इस समस्या का भी समाधान करना था। समाज में गहरी सामाजिक विषमताएं थी, जिन्हें दूर करना, सामाजिक न्याय और समानता स्थापित करना आवश्यक था। तभी तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी क्या है, सामाजिक न्याय पर बल दिया गया है। डीपीएसपी में भी सामाजिक न्याय पर बल दिया गया है। जैसा कि आप जानते हो, भारत में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता है। तो भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का समन्वय करना भी एक चुनौती थी। भारत में क्या है, बहुत सारी भाषाएं, यानी कि विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न धर्म है, विभिन्न संस्कृतियां हैं। तो विभिन्न भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों को एक राष्ट्रीय भावना से जोड़ना भी चुनौतीपूर्ण कार्य था। ठीक है। तीसरी चुनौती क्या थी हमारी, आर्थिक चुनौती थी। भारत में गरीबी थी, बेरोजगारी थी, औद्योगिकरण नहीं था, न ही कृषि का बहुत ज्यादा विकास हुआ था। तो सबसे पहले गरीबी और बेरोजगारी की समस्या थी। तो गरीबी और बेरोजगारी की चुनौती थी। औपनिवेशिक शासन ने भारत की अर्थव्यवस्था को क्या किया था, शोषित किया था, पिछड़ा बना दिया था। स्वतंत्र भारत में उत्पादन, रोजगार और आय बढ़ाने की आवश्यकता थी। तो इसके लिए अनेक नीतियां बनाई गई। औद्योगिकरण और कृषि विकास की भी चुनौती थी। पहली पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया, कृषि पर बल दिया गया। दूसरे में क्या, औद्योगिकरण पर बल दिया गया। ठीक है। तो कृषि की उत्पादकता बढ़ाना और स्वदेशी उद्योगों का विकास करना प्राथमिक कार्य था। स्वदेशी उद्योगों का विकास पर, जो भारी उद्योग थे, तो जो सेकंड 5 ईयर प्लान है उसमें काफी बल दिया गया है। ऐसे में योजना आधारित विकास की आवश्यकता पर बल दिया गया। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई, जिससे कि क्या हो सके, संतुलित आर्थिक विकास हो सके। भारत नया नया आजाद हुआ था, तो ऐसे में प्रशासनिक और सुरक्षा की चुनौतियां भी थी। तो पहली इसमें क्या है, उप चुनौती क्या है इसमें, प्रशासनिक और सुरक्षा की चुनौती में नवगठित प्रशासनिक ढांचे की स्थापना करना था। अंग्रेजों से विरासत में मिले प्रशासन को लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप ढालना था हमें। दूसरा, भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे, तो ऐसे में क्या था, सीमावर्ती विवाद भी था। तो जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ और पाकिस्तान द्वारा आक्रमण किया गया, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती मिली। इसमें पांचवी क्या हो जाएगी हमारी, पांचवी चुनौती क्या हो जाएगी, विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की चुनौती थी। ठीक है। भारत तो अभी आजाद होने ही लग रहा है 1947 में। ठीक है। उधर क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, विश्व दो भागों में बट गया था। एक तो यूएसए के नेतृत्व में और दूसरा यूएसएसआर के नेतृत्व में। ऐसे में क्या था, शीत युद्ध चल रहा था। तो ऐसे में भारत के समक्ष चुनौती थी कि वो अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र कैसे बना। तो जैसे भारत आजाद हुआ, उस
विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की चुनौती थी। उस टाइम पे शीत युद्ध चल रहा था, तो शीत युद्ध के दौर में भारत ने कौन सी नीति अपनाई? गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई, जिससे कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपना सके। तो शीत युद्ध के दौर में भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाई। भारत क्या था, नया नया आजाद हुआ था, ऐसे में भारत के पास क्या थे, सीमित संसाधन थे। तो सीमित संसाधन के बावजूद भारत ने शांति, सहयोग और पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित नीति अपनाई। ठीक। पंचशील के सिद्धांतों के आधार पर ही चीन से क्या हुआ थी, हमारी दोस्ती हुई थी, हिंदी चीनी भाई भाई। तो ये था हमारा प्रश्न का मुख्य भाग। ठीक है, तो ये प्रश्न का मुख्य भाग था। अब हम क्या देख रहे हैं, इसका निष्कर्ष देख रहे हैं। तो निष्कर्ष, अब हम निष्कर्ष देखते हैं इसका। निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत अनेक जटिल चुनौतियों से जूझ रहा था। इसमें हमने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौती हम देख चुके हैं। ठीक है, परंतु दूरदर्शी नेतृत्व, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना, संविधान और योजनाबद्ध विकास के कारण भारत ने इन चुनौतियों को धीरे धीरे पार कर लिया है। आज भारत की स्थिति, लोकतंत्र और विकास इन्हीं शुरुआती संघर्षों की सफलता का परिणाम है। हम ये भी लिख सकते हैं, दूसरा निष्कर्ष भी हो सकता है। हालांकि मेंस के क्वेश्चन इस तरह से अगर हम पूरे क्वेश्चन के नोट्स बनाएंगे तो इस तरह से हमारे नोट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे और हम रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में एक दूसरा रास्ता क्या निकलता है कि हम सिनॉप्सिस बनाएं, जो भी हम क्वेश्चन करते चले उनके सिनॉप्सिस बनाते जाए। तो इसी क्रम में इसका भी सिनॉप्सिस है। सिनॉप्सिस में हम क्या करते हैं, मेन मेन पॉइंट लिखते हैं। जैसे पहली चुनौती देखी थी हमने राजनीति, तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता की चुनौती है। ठीक है, दूसरी क्या है, संविधान निर्माण की चुनौती। राजनीतिक में ही तीसरी क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती है। फिर इसमें दूसरी चुनौती देख लेते हैं। तो दूसरी चुनौती क्या है, सामाजिक चुनौती है। इसमें क्या थी हमारा, तो सांप्रदायिक हिंसा और शरणार्थी की समस्या थी, जातिवाद, अस्पृश्यता, लैंगिक असमानता, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के समन्वय की चुनौती थी। तीसरी चुनौती क्या थी हमारी, आर्थिक चुनौती थी। आर्थिक चुनौती में हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, गरीबी और बेरोजगारी का, औद्योगिकरण और कृषि विकास करना था हमें, योजना आधारित विकास की आवश्यकता थी। ठीक है, फिर चौथी हमारी क्या, प्रशासनिक एवं सुरक्षा संबंधी चुनौती। प्रशासनिक और सुरक्षा चुनौतियों में क्या क्या है हमारा, तो नवगठित प्रशासनिक ढांचे की स्थापना की चुनौती थी। सीमावर्ती विवाद भी था, भारत और पाकिस्तान क्या हुए थे, आजाद हुए थे, और दोनों में ही क्या था, जम्मू कश्मीर को लेके विवाद शुरू हो गया था। पांचवी चुनौती क्या थी हमारी, विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की चुनौती थी। उस टाइम पे क्या चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था। ठीक है, पूरा विश्व दो गुटों में बना हुआ था। ठीक है, यूएसए के नेतृत्व में यानी अमेरिका, और दूसरा यूएसएसआर के नेतृत्व में, यूएसएसआर के नेतृत्व में। ठीक है, इसका नेतृत्व अब कौन कर रहा है, रूस कर रहा है लगभग। ठीक। तो शीत युद्ध के दौर में भारत में गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति स्थापित की। भारत ने शांति, सहयोग और पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित नीति अपनाई है। तो ये हो गया, इस क्वेश्चन का पूरा क्या हो गया, सिनॉप्सिस हो गया। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, जितने भी 2024 के मेंस के, ठीक है, क्वेश्चन हैं, उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और उनका क्या करेंगे, डिस्कस करने के बाद उनका सिनॉप्सिस भी बनाएंगे। ठीक। इससे पेपर में क्या करें, हम सिनॉप्सिस को ही देख ले और तुरंत हमारे दिमाग में पॉइंट्स आ जाए, और हम नंबर ले और एसडीएम या डेप्टी एसपी बन जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।